नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल, जिसमें एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपका नेट जीआरएफ 2020 क्विक प्रिपरेशन का लेक्चर सीरीज लेकर, जिसमें आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, नेट जीआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ फुल्ली एक्सप्लेनेशन। ओके, तो इसमें देखेंगे दिसंबर 2010 से 6 तक का किस तरह से मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है नेट जीआरएफ में, उसके डिटेल्स पढ़ेंगे। इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ओके, तो दिसंबर 2010 में क्वेश्चन नंबर 1 है जो पूछा गया था कि अशोक ने निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के लिए बिहार में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों पर शैल कटवाकर गुफाओं का निर्माण करवाया था। शैल मतलब क्या होता है? पत्थर को कटवा कर गुफाओं का निर्माण कराया था। किस संप्रदाय के लिए? एक विशेष संप्रदाय, वो संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय। वैसे बौद्ध धर्म के मानने वाले थे अशोक, लेकिन इनके पिता बिंदुसार जो थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे, इसीलिए उन्होंने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें बराबर और नागार्जुन गुफा भी है। कहाँ है? बिहार के गया जिले में स्थित है। ओके, तो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मखली गोशाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य काल के दौरान वर्मा और सिलोन के साथ व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। वर्मा और सिलोन किस दिशा में स्थित है? भारत के। वर्मा और सिलोन भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है। तो अगर वो व्यापार करता है तो पूर्व दिशा में कौन सा, इसमें जो नाम दिया गया है, अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, भरूकक्ष, सुपारा, तो ये कौन पूर्व में स्थित है? तो इसमें पूर्व में स्थित कौन है? ताम्रलिप्ति। ये भी कह सकते हैं कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो ताम्रलिप्ति। ओके, तो बंगाल के बंदरगाह से, यानी ताम्रलिप्ति के बंदरगाह से वर्मा और सिलोन का व्यापार होता था। बाकी बता दूं और भी कि अरिकामेडु कहाँ है? दक्षिण का बंदरगाह है। भरूकक्ष गुजरात का, सुपारा वो भी पश्चिम का बंदरगाह है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कथन कारण पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें कथन दिया हुआ है कि कुषाण काल पुरातन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, कारण इस काल के अंतर्गत सर्वपक्षीय उन्नति हुई। तो देखिए, तो इसमें ये देखना है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या ये सही व्याख्या करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बात सही है कि कुषाण काल में शिक्षा, साहित्य, संस्कृति का विकास हुआ था, लेकिन इसको स्वर्ण युग नहीं कहा जाता है। तो इसीलिए इसमें हम कहेंगे ए गलत है, क्योंकि हम कुषाण काल को स्वर्ण युग नहीं कहते हैं, हम चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को स्वर्ण युग कहते हैं। और मध्यकाल में चले जाएं तो अकबर के काल को स्वर्ण युग कहते हैं, वो भी साहित्य निर्माण का, साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। ओके, तो इस तरह से ए गलत है और आर सही है। ये बात सही है कि कुषाण काल के अंतर्गत सर्वपक्षीय उन्नति हुई थी, यानी सभी क्षेत्र में उन्नति देखने को मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी कथन कारण दिए गए हैं। छिद्रित सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख थे, इससे वाणिज्य में सुगमता आई। तो अब ये देखते हैं कि कथन और कारण तो दे दिया है। ओके, आंसर कौन सा सही है क्या गलत है। सबसे पहले ए नंबर दिया है, ए और आर दोनों सही है, यानी कि छिद्रित सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख थे। छिद्रित सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में, ये तो सही नहीं है। छिद्रित किसी तरह के यहाँ कहीं ऐसे एग्जाम्पल देखने को नहीं मिले हैं कि छिद्रित सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखे थे, लेकिन इससे वाणिज्य में सुगमता आई। अब सिक्कों से वाणिज्य में सुगमता आई, ये बात सही है, तो इसका आंसर होगा ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। यहाँ ए गलत है और आर सही है, यानी कि आंसर डी होगा। ए गलत और आर सही। क्वेश्चन नंबर 5 दिसंबर 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें सुमेलित करना है, यानी सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, किससे कौन सा संबंधित है। जैसे सभा और समिति, उत्तरी काली पोलिसदार, मृद भांड, गिरनार अभिलेख, देवनाम प्रिय। ठीक है,
सबसे पहले इसमें आप देखें कि आपको कौन सा इसमें आता है। सबसे पहले आपको आता होगा सभा और समिति। किससे संबंधित है? वैदिक काल से। वैदिक काल में सभा और समिति नामक एक संस्था थी। अब आते हैं कि मान लीजिए गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय किसे कहा गया है? अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम मुख्य रूप से 4 अभिलेखों में ही मिलता है। बाकी और सारे अभिलेख में प्रियदर्शनी, देवनाम प्रिय और अनेक नामों से उसका उल्लेख किया गया है। ओके। और उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, यदि आप ये नहीं जानते कि उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, तो इसका आप बच कौन सा गया? गंगा मैदान। गंगा मैदान के क्षेत्र में जो मृदभांड मिले यानी मिट्टी के भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले तो वो थे काली पॉलिशदार मृदभांड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी सुमिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। जुड़वा टीला प्रणाली, विद्वत, कर्म का सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत। अब किससे कौन संबंधित है? जुड़वा टीला प्रणाली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हड़प्पा सभ्यता में। ओके। विद्वत, विद्वत शब्द कहाँ आया है? ऋग्वेद में। ओके। कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत कहाँ है? ब्राह्मणवाद। और सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ए का हो जाएगा आपका 2। चलिए ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इसका आंसर होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 आंसर। इसका आंसर होगा ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नागार्जुनी पर्वत, दिसंबर 2007 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, नागार्जुनी पर्वत पर शैल गुफाओं का उत्खनन किसने करवाया था? नागार्जुनी पर्वत पर शैल गुफाओं का उत्खनन दशरथ ने कराया था। दशरथ कौन था? दशरथ जो था अशोक का उत्तराधिकारी था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अशोक के शासन काल में मौर्य राजतंत्र सैनिक निरंकुशता का स्वरूप धारण कर चुका था। कारण अशोक ने अपने शिलालेखों में स्वयं के विषय में कहा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। तो कथन एक क्या कह रहा है कि अशोक के शासन काल में मौर्य राजतंत्र सैनिक निरंकुशता का रूप धारण कर चुका था। राजतंत्र सैनिक निरंकुशता है, ये तो गलत है भाई, क्योंकि आपको तो पता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था, जिसके कारण से उनकी सैनिक व्यवस्था भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी एक बना, क्योंकि उसमें स्थिरता आ गई, अराजकता आ गई, षड्यंत्रों का घेरा बन गया, कोई भी सैनिक शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी। तो इस कारण से तो अगर कहे कि मौर्य राजतंत्र सैनिक निरंकुशता का स्वरूप बन गया तो ये तो बिल्कुल गलत है। इस सैनिकों को किसी को क्षति पहुंचाने का कोई आदेश नहीं था। ओके, सैनिक तो लग गए थे धर्म प्रचार करने में, बौद्ध धर्म को फैलाने में, बस उनका यही काम रह गया था। तो ये तो गलत है। लेकिन अशोक ने कहा है अपने शिलालेख में कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, ये सही बात है। तो यहाँ ए गलत और आर सही है। ओके, तो आंसर होगा डी। चलिए जून 2007, जून 2007 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है? ये भी कथन कारण पर ही आधारित है। भारतीय कृषि की परिस्थितियों के लिए सिंचाई के महत्व की पूर्ण मान्यता थी। अर्थशास्त्र में एक जल कर का उल्लेख मिलता है जो उन सभी स्थानों में नियमित रूप से लिया जाता था जहां सिंचाई उपलब्ध कराने में राज्य की सहायता रहती थी। हाँ, ये तो बात सही है कि कृषि में परिस्थितियों के लिए सिंचाई के महत्व की पूर्ण मान्यता थी, ये तो थी। और जहाँ जहाँ सिंचाई होती थी वहाँ विशेष तरह के कृषि कर लिए जाते थे, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, तो इसका आंसर होगा ए। 9 का आंसर कौन है? ए। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित ग्रीको रोमन लेखकों के कालक्रमानुसार में व्यतीत कीजिए। ओके, यानी सबसे पहले ये ग्रीक रोमन जो लेखक है जैसे टिसियस, प्लिनी, स्ट्रैबो, टॉलमी, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा टिसियस। सबसे पहले का ये ग्रीक इतिहासकार था, लेखक था। उसके बाद आया स्ट्रैबो, उसके बाद प्लिनी, सबसे लास्ट में टॉलमी। टॉलमी था मिस्र का रहने वाला। ओके, तो इसका आंसर होगा ए।
दिसंबर 2006 में जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11, रोमन साम्राज्य के स्वर्ण बहिर्गमन के बारे में किसने कहा? रोमन साम्राज्य के स्वर्ण बहिर्गमन के बारे में किसने कहा है? प्लिनी ने कहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, नागार्जुन गुफाएं निर्मित की गई किसके द्वारा? याद रखिएगा, नागार्जुनी गुफाएं निर्मित की गई किसके द्वारा? दशरथ के द्वारा। एक क्वेश्चन इसी तरह से इधर भी दिया गया है, नागार्जुनी पर्वत पर शैल गुफाओं का उत्खनन किसने कराया? दशरथ ने। फिर 2006 में भी वो क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। चलिए, जून 2006 में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा कालक्रमानुसार कालानुक्रम के अनुसार सही है? चलिए देख लेते हैं। गोंडो फर्निस, विम कड़फिसेस तथा कनिष्क। ओके, इसमें कौन सही है? चलिए मैं सबको डिस्क्राइब कर देती हूँ। राजराज, परांतक, अद्वितीय, डी नंबर तो सही नहीं है। महेंद्र वर्मा, दंती वर्मा, नरसिंह वर्मा। दंती वर्मा तो खुद राष्ट्रकूट का संस्थापक था, तो ये तो पहले होना चाहिए, ये भी सी सही नहीं है। डी सिमुक, सातकर्णी तथा कृष्णा। कृष्णा सिमुक था, उसके कृष्णा, उसके बाद सातकर्णी। ओके, डी भी गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, गोंडो फर्निस, विम कड़फिसेस तथा कनिष्क। गोंडो फर्निस मैं आपको बता दूं कि ये गोंडो फर्निस जो थे ईरानी थे, ईरानी शासक था। उसके बाद से गोंडो फर्निस पल्लव है कि ईरानी, थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हूँ। ओके, लेकिन ये पता है कि विम कड़फिसेस के पहले गोंडो फर्निस है, क्योंकि यूनानी या ईरानी शासक है। ओके, आप देख के हमें ज़रूर बताएं कि ये कौन सा शासक है। और विम कड़फिसेस जो है कनिष्क के पहले, कुजुल कड़फिसेस के बाद विम कड़फिसेस और फिर कड़फिसेस द्वितीय, जिसको कनिष्क कहा गया है। ओके, तो विम कड़फिसेस के पहले था, कनिष्क के पहले था, तो ये आ जाएगा उसके बाद से कनिष्क, यानी कि दोनों ये कुषाण वंश के ही थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित किस अभिलेख में अशोक के बाह्य जगत संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो यानी बाह्य जगत यानी बाहरी जगत से संबंधों का उल्लेख होता है, तो ये है यानी कि 13वें अभिलेख में, अशोक के 13वें अभिलेख में, जैसे कलिंग नरेश खारवेल के साथ है, उसकी जो युद्ध हुए थे उसके बारे में वर्णन किया गया है, तो शिलालेख 13वें में इसका उल्लेख किया गया है। ओके, ये था, आप समझ गए कि किस तरह से अभिलेखों से संबंधित क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से पूछे जा रहे हैं और कथन कारण पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को उसी दिशा में तैयारी कीजिए। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं लेक्चर लेकर आती रहूँगी। क्योंकि आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि 2020 में आपका नेट जीआरएफ क्लियर हो, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, आपके जो भी सुझाव हो, ऐसा कोई भी टॉपिक हो जिससे आप चाहते हो कि एक्सप्लेन किया जाए, उस पर डिस्कशन किया जाए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, तो टॉपिक हमें लिख भेजें। हम ज़रूर आपके टॉपिक पर वीडियो लेक्चर सीरीज लेकर आएंगे। ओके, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस पढ़ाई करते रहिए और वीडियो देखते रहिए।